हाय फ्रेंड्स, कभी ऐसा भी होता है। 3 औरतें 3 कहानियाँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जब वो नौकरी के लिए मेरे पास आया तो मैं इस यूसुफ सानी को देखती रह गई। वो सीधा साधा भोला भाला नौजवान सादा कपड़ों में मलबूस था। सुर्ख सफ़ेद रंगत, दराज कद, पहाड़ों का बासी मगर नरम खौ, सख्त ज़रूरतमंद नजर आया। नाम बताओ सनोबर खान, तुम कहाँ के रहने वाले हो और तालीम क्या है? पेशावर का रहने वाला हूँ, मैट्रिक पास हूँ। बंदूक चलाना जानते हो? जी अच्छी तरह। पहले भी गनमैन था। गार्ड की मुलाजमत भी की है कभी? जी लाइसेंस है। जी, इसने जेब से असले का लाइसेंस निकालकर मेरे सामने कर दिया। इस्लामाबाद में कहाँ रहते हो? फैजाबाद में। एक दोस्त के पास आर्जी कयाम है। ठीक है, शाम को साहब मुलाजमत से मुतालिक कागजात हैं तो लेते आना, मेरा बेटा देख लेगा। तनख्वाह क्या लोगे? जो आप लोग दे देंगे। वो चला गया मगर मेरे जहन पर अपने शफाफ लहजे के गहरे नकूश छोड़ गया। मुझे बेवा हुए 14-15 साल गुजर चुके थे। तब इससे अब तक कभी किसी मर्द में दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी मुझे। अपने शौहर की अचानक वफात के बाद इन कारोबार संभालते और अपने इकलौते लड़के इफ्तिखार की परवरिश करने में ही मैं लगी रही। अपनी ज़ात के बारे में तो सोचा ही ना था। जब इफ्तिखार ने तालीम मुकम्मल कर ली, इसने अपने वालिद का बिजनेस संभाल लिया। मगर मेरी तशफ़ी ना हुई। चाहती थी कि वो मज़ीद आला तालीम के लिए बैरून मुल्क चला जाए। सोच रही थी कोई शरीफ और अच्छा मावन मिल जाए और मेरे साथ कारोबार में हाथ बटा सके तो इफ्तिखार के होते इसको रख लूँ ताकि वो ट्रेंड हो जाए। इसी असना में हमारे पुराने मुहाफिज ने अपने इलाके वापस जाने का फ़ैसला कर लिया तो नए मुहाफिज की ज़रूरत पेश आ गई। तभी मैंने कय्यूम लाला से कहा कि आप ही कोई भरोसे का आदमी ला दें जो आपकी जगह काम कर सके। मुलाजमत के सिलसिले में तभी सनोबर आया तो पहली नज़र में मुझे अच्छा लगा। सनोबर को लाला ही लेकर आया था। इफ्तिखार ने कय्यूम के भरोसे का आदमी समझकर रख लिया। वाकई ये बहुत नेक लड़का था। दयानतदारी से कुछ अरसे काम किया तो मैंने इसे तालीमी इस्तेदाद बढ़ाने की तरगीब दी। वो खुद भी पढ़ना चाहता था लेकिन हालात की वजह से ना पढ़ सका। वो एक यतीम लड़का था जिसका खानदान खाना जंगी की नज़र हो चुका था। चचा ने इसकी परवरिश की थी लेकिन चची की बदसलूकी के बायस वो अब मजीद वहाँ ना रहना चाहता था। मेरे कहने से सनोबर ने शाम के कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो मेहनती और ज़हीन था। सुबह से 5 बजे तक इफ्तिखार के साथ ऑफिस में होता और शाम को कॉलेज चला जाता। रात को खाना खाकर हमारे दिए हुए क्वार्टर में चला जाता था। तो वो मैट्रिक पास, लेकिन बहुत जल्द गार्ड से इफ्तिखार का ऑफिस मावन हो गया। इसने बिजनेस के रमो सीख और समझ लिए। तभी इसको ऑफिस वर्क सौंप दिया और इसकी जगह एक और शख्स को मुहाफिज रख लिया गया। रोज़े अव्वल से ही मुझको इसके साथ लगाव हो गया था। इसकी वजह इसकी हलीमी, संजीदगी और फर्मा बरदारी थी। इसने अंदाज़ा कर लिया था कि खरा आदमी है और झूठ बोलने वाले लोगों में से नहीं है। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। इसने बहुत जांफिशानी से हर काम जो इसके ज़िम्मे लगाया था किया तो हमारे दिल में जगह बना ली। अब मैं इसके हर मसले में दिलचस्पी लेती थी। इसके ज़्यादातर मसाइल अपनी पढ़ाई के बारे में होते। जिस शय की इसको ज़रूरत होती फौरी तौर पर मुहैया कर देती थी। जब इसके इम्तिहान होते इन दिनों हम इसको छुट्टी दे देते और वो पूरी यकसोई के साथ पर्चे देता। यूँ इसने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। मेरे जेठ लंदन में अरसे दराज से सकूनत पजीर थे। इन्हीं दिनों वो पाकिस्तान आए। इफ्तिखार को कहा कि तुम मेरे पास लंदन आ जाओ, बिजनेस में मास्टर्स कर लो, मेरे घर रहोगे तो हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। दरअसल इनका इरादा मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी करने का था। इसी वजह से इफ्तिखार को अपने साथ ले जाने पर मुज़िर रहे। मेरा एक ही बेटा था। नहीं चाहती थी कि मुझसे जुदा हो। वो अपने वालिद के बिजनेस को भी संभाले हुए था मगर अपने ताया के जोश दिलाने पर नई दुनिया में जाने के ख्वाब इसकी आंखों में बस गए और वो बिजनेस मेरे हवाले करके लंदन चला गया। शादी से पहले मैंने बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ली थी। शौहर के कारोबार को संभाला था। मुझे कारोबार चलाने का तजर्बा था मगर अब इफ्तिखार के बगैर खुद को अकेला महसूस करती थी। ऐसे में अगर किसी का सहारा ले सकती थी तो वो सनोबर ही था। वो अपने घर बार से महरूम और रिश्तेदारों से टूटा हुआ था। इसे भी किसी के सहारे की ज़रूरत थी। तभी इसने मेरे कहने पर तालीम पूरी की और इस कदर मेहनत की कि बीकॉम किया और फिर एमकॉम करने की सोच रहा था। जिस रोज़ इफ्तिखार लंदन रवाना हुआ मैं खूब रोई। तभी इसने मेरे दुख को महसूस करते हुए तसल्ली दी और कहा कि मैडम आप मुझ पर भरोसा करें, आपको मायूस ना होने दूंगा। इसके इन अल्फाज से मैंने खुद को तवाना महसूस किया। इस वक्त मुझे अपने महरूम वजूद का शिद्दत से एहसास हो रहा था। तमाम ज़िंदगी महरूमी में गुजारने का खल्क भी आज के दिन ही हुआ कि जिस बेटे के लिए उम्र के सुनहरे दिन बेवगी में गुजारे, इसको पाला पोसा बड़ा किया, वही मुझको छोड़कर समंदर पार चला गया।
मैं अपने कमरे में बैठी माजी की यादों में गुम थी। आज अज़दवाजी ज़िंदगी का पुरआसाइश दौर याद आ रहा था। ऐसे में हमदर्दी के चंद अल्फाज लिए मेरा मावून सनोबर सामने आया तो नज़रें इसके गमगुसार चेहरे पर जमकर रह गईं। इसने मुझे इंतहाई खुलूस के साथ दिलासा दिया। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। 5 साल गुजरने के बाद अब वो एक पुख्ता और मजबूत इंसान नज़र आ रहा था। इसका वो लड़कपन और भोलपन ख़त्म हो चुका था। वो एक पुरएतमाद और बुर्दबाद मर्द दिखाई दे रहा था। मेरे दिल में ख्वाहिश उभरी कि मेरा गम बांट ले और हम खूब जी भरकर बातें करें, मगर मेरे इसके दरमियान जो फासला था, इसको पाटना इसके बस की बात ना थी और ना ही मेरे बस की। वो मुलाजिम था और मैं मालिका। इस दिन के बाद मैं बुरी तरह से इसका ख्याल रखने लगी और वो पहले से ज़्यादा मेरी ताबेदारी करने लगा। कई बार सोचा कि अगर मैं बेवगी के बाद एक बार फिर से नई ज़िंदगी के बारे में सोचती तो यकीनन इसी तरह के जीवन साथी की आरजू करती, जो औरत का एहतराम करने के साथ साथ दिल सोजी से गमगुजारी का सलीका भी जानता हो। लेकिन ज़िंदगी के इस मोड़ पर, जबकि मेरा बेटा जवान था और मेरी उम्र 45 साल थी, इस तरह की आरजू करना दीवाने का ख्वाब ही था। ऐसी सोच मुझको किसी तौर ज़ेब ना देती थी। एक लम्हे का ये तसव्वुर भी कि मैं फिर से नई ज़िंदगी शुरू करूं, मुझे हिजाब दिलाने को काफ़ी था। मेरी और सनोबर की उम्रों में बहुत फ़र्क था। वो उम्र में मेरे इफ्तिखार के बराबर था। इसकी उम्र 22 बरस होगी। ताहम जब इसने एक मजबूत मर्द की मानित मेरी गमगुजारी की तो मुझको इससे तहफ़्फ़ुज़ का वो एहसास मिला जो किसी भी औरत को इस वक्त दरकार होता है, जब वो अकेली और बग़ैर मजबूत सहारे की ज़िंदगी गुजार रही हो। अगरचा दौलत भी एक सहारा होती है, मगर ये इतना मजबूत सहारा नहीं होता। कभी कभी तो दौलत ही तन्हा औरत को बहुत ज़्यादा गैर महफूज कर देती है। इन दिनों सनोबर खान मेरा ज़्यादा ख्याल रख रहा था और मेरे दिल में इसके लिए वो फितरी जज्बात पैदा हो रहे थे जो मेरी उम्र की औरत को ज़ेब नहीं देते थे। मैं तो एक बच्चे की माँ बनी और बेवा हो गई। मेरी उमंगें और आरजुएं अधूरी रह गईं। अब जबकि मैं अपनी जिम्मेदारों से जागी तो मेरे अंदर की सोई हुई औरत भी बेदार हो गई। कभी सोचती ऐ काश मेरे कोई और औलाद होती, और कभी सोचती कि क्यों ना फिर अपना घर बसाया था। आज मेरे इर्द गिर्द मेरे अपने तो होते। आज भी मैं सनोबर खान आमदन का हिसाब किताब देने आता और वो मेरे सामने बैठा होता। मेरी कैफियत अजीब हो जाती। मैं किसी तरह इसको अपनी कैफियत बताती कि अब दोबारा से अपना घर बसाना चाहती हूँ। अब समझ में आया कि क्यों बेवा का दोबारा घर बसा लेना एहसन है। लोग कहते थे कि बेवा का शादी कर लेना कोई जुर्म नहीं, और मैं इन बातों से बेजारी महसूस किया करती थी। गुस्सा आता ये क्यों ऐसी बातें मेरे सामने करते हैं। बेवगी कोई जुर्म तो नहीं। मेरे पास घर, दौलत, औलाद सब कुछ ही है। मुझे किसी शय की भी ज़रूरत नहीं है। मगर अब लगता कि औरत का हर हाल में हकीकी सहारा इसका जीवन साथी ही होता है। एक रोज़ हम दोनों गाड़ी में सब्जी लेने मार्केट जा रहे थे। कार एक जगह सिग्नल बंद होने के बायस रुकी तो एक बूढ़े भिखारी ने हाथ फैलाकर कहा, कुछ दे दें, भूखा हूँ, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। मैंने 50 रुपये इसको दिए और कार आगे बढ़ा दी। कुनकियों से सनोबर की जानिब देखा, वो भी कुछ नकीब सा हो गया था। तभी इसकी खौफ मिटाने को मैं बोली, तौबा है, कभी कभी ये भिखारी कभी किसी अनहोनी बात कह देते हैं। अब इस उम्र में भी कोई औरत ब्याता हो सकती है क्या? क्यों नहीं, माशाल्लाह आप किसी भी तरह से ज़्यादा उम्र की नहीं लगती, जबकि मैं अपनी कामत की वजह से आपसे उम्र में ज़्यादा लगता हूँ। इसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में मुसर्रत का दरिया बहने लगा। मैंने कहा, इंसान को स्मार्ट रहना चाहिए, अपने आप का ख्याल रखना चाहिए सनोबर खान, मगर तुम तो ऐसे काम में मगन हो गए हो कि अपने सरापे का भी तुम्हें होश नहीं रहा। कहने को तो मैंने कह दिया, लेकिन ये बात करके खुद ही शर्मिंदा हो गई। अब मुझे खफीफ देखकर इसने मेरी खफ्त को दूर करना चाहा। मैडम, सही है ये, आप वाकई उम्र में 10 बरस कम लगती हैं, बस रहने भी दो। तुम मुबालगा आराई से काम लेकर मुझे गलत फहमी में मुब्तला कर रहे हो। मैडम, मैं मुबालगा आराई से काम नहीं ले रहा, बल्कि हकीकत बयान कर रहा हूँ। आप भी शानदार हैं, खुद से बेशक गाफिल रही हैं। आपने ज़िंदगी में क्या देखा है? आपको तो सिर्फ अपने बच्चे की परवरिश और मुस्तकबिल की फ़िक्र रही है और दिन रात इसी धुन में सरगर्दान रही हैं। चाहें तो नई खुशियाँ हासिल कर सकती हैं। क्या कह रहे हो सनोबर खान? मैं हंस पड़ी। क्या मुझे बहला रहे हो? नहीं नहीं, इसे एहसास हुआ कि वो हद से बढ़ गया है। तभी माजरत ख्वाना अंदाज में बोला, माफ़ी चाहता हूँ, शायद आपको मेरी बातें नागवार गुजरी हैं। न जाने बेख्याली में क्या कह गया, ये बात नहीं है, मगर तुम ही सोचो, जबकि आज कमसिन लड़कियां घरों में बिन ब्याही बैठी हैं, मुझ जैसी उम्र रसीदा से कौन शादी करेगा? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहने की जसारत करूंगा। कहो सनोबर खान, मैं आपसे शादी की आरजू रखता हूँ। मुझे आपकी चाहत है, अगर आप चाहें तो। मैं इसकी दीदा दिलेरी और जुर्रत पर हैरान रह गई। कभी सोचा भी ना था ऐसा मती और फर्माबरदार मेरा मुलाजिम कभी मुझे इतनी बड़ी बात कह देगा।
यकदम खामोश हो गई। वो समझा कि मैं नाराज़ हो गई हूँ, तब इसको भी सांप सूंघ गया। कुछ देर खामोशी के बाद इसने कहा, मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, आपसे ये बात करके मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने खुद को संभाला, दिल की धड़कनों को काबू किया और कहा, मैं नाराज़ नहीं हूँ तुमसे सनोबर खान, तुम वाकई बहुत अच्छे हो, लेकिन हमारी उम्रों में बहुत फ़र्क है। तुमने महज मुझसे हमदर्दी के तहत ऐसी जज्बाती बात कह दी है, लेकिन जज्बात फैसलों पर हमेशा इंसान को पछताना पड़ता है। इसने पुरअज़्म लहजे में कहा, अब से ऐसी बात कहना गुस्ताखी तो हो सकती है, लेकिन ये जज्बाती फैसला बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत सोच समझकर ये बात कही है। मेरी और तुम्हारी उम्र का इतना फ़र्क है सनोबर कि अब मैं बच्चों की माँ हूँ। अब मैं बच्चों की माँ भी नहीं बन सकती। मैं इस उम्र से भी आगे निकल चुकी हूँ, जबकि तुम्हारी उम्र के लोग शादी के बाद बच्चों की आरजू करते हैं। आपकी औलाद है, खुदा इफ्तिखार को सलामत रखे, और मैं ज़रूरी नहीं समझता कि मेरी औलाद हो। तभी मुझे लगा कि ये मेरी दौलत पर नज़रें ना जमाए हुए हो। खुद से छोटे बंदे से शादी करने का मतलब तो बुढ़ापे में खुद की मट्टी पलीत करना है। अच्छा तुम सोच लो, मैं भी सोचकर जवाब दूंगी। अब मैं सख्त कशमकश में थी। दिल कहता कि इस पेशकश को मान लूं, और दिमाग कहता कि नहीं, अब वक्त बीत गया है, इंसान इतने भी अच्छे नहीं होते। अच्छे अच्छे मर्द भी फरेब दे जाते हैं, कहीं ये फरेब ना हो, धोखा ना हो। काफ़ी दिन हम दोनों चुपचाप रहे, मगर ये चुप बेमायने ना थी, तूफान अंदर अंदर पल रहा था। अब मैं रातों को सो ना सकती थी। बिलाखिर मेरा जहन वो मेरा वजूद थक गए और बीमार पड़ गई। घर में अब कौन था सनोबर के सिवा, इसको मेरी तीमारदारी करना थी, डॉक्टर के पास ले जाना था और मेरी दवा लानी थी। इसने ये सब कुछ किया तो मैंने सोचा वाकई अकेली औरत को किसी मजबूत सहारे की कितनी ज़रूरत होती है। मुझे भी यकीनन सनोबर से मोहब्बत नहीं है, मगर वो मेरी ज़रूरत बन गया है। इसने अपने साफ सुथरे तर्ज अमल से ऐसी जगह बना ली थी कि जहन ने इसको मुलाजिम के बजाय अपना मुखलिस साथी समझना शुरू कर दिया था। आदमी हर लम्हा एक ही बात सोचता रहे और इस कश्मकश से ना निकल सके, तब एक दिन ज़रूर वो अपनी कुव्वतें खो बैठता है। हर पल सोचने से मेरे भी आसाब जवाब दे गए। सर में दर्द रहने लगा। मैंने बिजनेस के मामला से भी हाथ उठा लिया। तमाम अमूर सनोबर के जिम्मे हो गए। एक दिन सर में शदीद दर्द था और मैं अपने हाथों से अपना सर दबा रही थी कि सनोबर ऑफिस से आ गया। इसके हाथ में कुछ फाइलें थी। मेरे कमरे में आने की इजाज़त तलब की। आ जाओ, मैंने कहा। यहीं मुझे फाइलें दिखा दो, मगर मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। वो कुर्सी लेकर मेरे पास आ बैठा, फाइलें एक जानिब रख दी और बोला, क्या मैं आपका सर दबा दूं? नहीं, मगर फाइलें मत खोलो, सुबह दिखा देना। इसने मना करने के बावजूद मेरी पेशानी पर हाथ रखा और दबाने लगा। मुझे काफ़ी सुकून मिला। बेशक औरत को अपनी पाकबाजी और मर्द की ज़ात पर एतबार ना करना चाहिए, क्योंकि यकीन की दीवारें किले की मानिद भी मजबूत हों, इनके टूट जाने का खतरा रहता है। मेरे अंदर भी एक महरूम औरत बरसों से सिसकती रही थी, जो बाहर के किसी ताज़ा झोंके की मुंतज़िर थी, और अब इतनी कमज़ोर हो रही थी कि दलदल में भी गिर सकती थी। मैंने हालांकि शौहर की वफ़ात के बाद कभी किसी की जानिब आंख उठाकर भी ना देखा था और पाक दामनी की ज़िंदगी गुजार रही थी। ताहम कभी कभी कोई कमज़ोर लम्हा इंसानी ज़िंदगी के सारे रियाज को ताराज कर सकता है। इसका मुझको इदराक तो था, बस मैंने आंखें बंद कर लीं और यूँ जाहिर किया कि इस वक्त सनोबर से भी कलाम करने की सकत नहीं है मुझ में। सनोबर ने जान लिया कि मैं इस घर की छत के अपने ऊपर गिर जाने के डर से सहमी पड़ी हूँ, लिहाजा इसने माजरत चाही और मेरे कमरे से चला गया। बोला, मैडम आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कर ले, मैं सुबह फाइलें चेक करवा दूंगा। वो अगले रोज़ भी ना आया और इसने इसके बाद वाले दिन, तब मैंने इसको फ़ोन किया। बोला, ऑफिस से आज आपके पास आ जाऊंगा, सोचा आप आराम कर लें, मैं भी यहाँ मसरूफ़ हूँ, ऑफिस में काम ज़्यादा था। इसका लहजा इस कदर सपाट था कि मुझे लगा वो अब मेरी मुलाजमत छोड़कर चला जाएगा। इसको मेरे खौफ और परेशानी से बखूबी आगाही थी। वो अब इतना तजर्बाकार हो चुका था कि किसी और बहुत अच्छी कंपनी में इसको मुलाजमत मिल सकती थी। शाम को वो आ गया। मुझसे निहायत अहम कुछ फाइलें चेक कराईं, कुछ कागजात पर दस्तखत कराए थे, वो भी कर दिए मैंने। तब इसने कहा, मैडम आपने मेरी दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया अभी तक। शायद आप इतने अहम फैसले से डरती हैं, शायद आपको मुझ पर एतबार नहीं है। तो भी कोई बात नहीं, हम भुला देते हैं कि हमारे दरमियान कोई ऐसी बात भी हुई थी। मेरे आसाब मजबूत और सोच मुतवाजन है। आप भी अपने आसाब को मजबूत रखें ताकि आपके बिजनेस पर बुरा असर ना पड़े और बिजनेस के अमूर पर पहले की तरह दिलचस्पी लें। इफ्तिखार ने काफ़ी पैसे मंगवा लिए हैं, अब और ज़्यादा हमको बिजनेस पर तवज्जो देनी होगी। इसकी गुफ्तगू से मेरे दिलो जहन पर छाए बादल छट गए, मगर इसका ख्याल दिल से ना गया। ना चाहते हुए भी कह दिया कि मुझे वाकई एक मजबूत सहारे की ज़रूरत है। इफ्तिखार को खुदा सलामत रखे, मगर अब वो अपनी नई ज़िंदगी में गुम हो गया है। मुझे मालूम है मैं वाकई घर बसाना चाहती हूँ, मगर तुम्हारे बारे में सोचती हूँ कि तुमको इसमें खसारा होगा, जबकि मुझे नहीं है। मुझे भी खसारा नहीं है, वो बोला, क्योंकि मैंने सोच समझ कर फैसला किया है।
تو ٹھیک ہے، مگر افتخار کو کیسے کہوں کہ میں اس عمر میں شادی کی خواستگار ہوں؟ آپ اپنے جیٹ کو کہیے وہ یورپ میں ہے، جہاں اس معاملے میں لوگ اس طرح سوچتے ہیں، یقیناً وہ آپ کی مدد کریں گے۔ بڑی ہمت کر کے میں نے جیٹ کو فون کر دیا اور ان کو اپنے مسئلے سے آگاہ کر دیا۔ وہ بولے آپ ضرور شادی کر لیں، افتخار کو میں سنبھال لوں گا، لیکن بزنس کی مالک آپ ہی رہیے گا، کسی اور کو مالک نہ بنائیے گا ورنہ اپنے ہاتھ کٹوا بیٹھیں گی۔ جیٹ کی اجازت سے میں نے صنوبر خان سے نکاح کر لیا۔ انہوں نے افتخار کو بعد میں آگاہ کیا، مگر اس کو اس بات پر راضی نہ کر سکے کہ وہ ماں کی دوسری شادی کو قبول کر لے۔ وہ سخت برہم ہوا اور اس نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ کچھ عرصے بعد پاکستان آ کر بزنس بھی اپنے نام کروایا اور مجھے صرف مکان اور زیورات لے کر تمام سرمایہ خود لے گیا۔ بیٹے کو بزنس کا سارا سرمایہ دے کر بھی میں خوش تھی، مگر اے کاش وہ مجھ سے راضی ہو جاتا، کیونکہ میرے سرمایہ کا لالچ صنوبر کو نہ تھا۔ اس کو ایک اور جگہ بہت اچھی تنخواہ پر ملازمت مل گئی تھی۔ عقد ثانی کر کے میں نے اپنا بیٹا ضرور کھو دیا۔ اگر میں عقد ثانی نہ کرتی تو بیٹا نہ کھوتی۔ مجھے صنوبر سے کوئی شکوہ نہیں، اس نے واقعی عمروں کے فرق کے باوجود مجھ سے سچی محبت کی، میرا اتنا خیال رکھا کہ ذرا بھی تکلیف نہ ہونے دی۔ لیکن میرا دل اس کی اتنی ساری محبت پا کر بھی بے سکون ہی رہا، کیونکہ جس بیٹے کو جوانی کے سنہرے دنوں کو قربان کر کے پروان چڑھایا، آج اسے مجھ سے ملنا منظور نہیں ہے۔ میری بیوگی اگرچہ میرا جرم نہیں، مگر عقد ثانی ضرور میرا جرم ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری بھی پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو۔